आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वास्तव में इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और वो निरर्थक हो। जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे या जो भी हम इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, वास्तव में वो सभी चीज़ें वो हमारे लिए लाभकारी हैं, हितकारी हैं। मनुष्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मनुष्य जीवन की विषमताओं को और परेशानियों को दूर करने के लिए वो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में वो वास्तव में हमारे लिए सहयोगी हैं। आज एक देखने में सामान्य सर्वविदित, लगभग मैं जानता हूँ कि हमारे देश में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने इस प्रिय पदार्थ की सब्ज़ी ना खाई हो या नहीं जानते हों। तो ये आज मेरे पास में है, जिसके संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ कि यह हम चाहे संसार की जड़ी बूटियों को हमारे ऋषियों ने खाद्यान्न के रूप में प्रचलित किया, या हम आज आहार के रूप में सब कुछ जो भी हम ग्रहण करते हैं सुबह से लेकर के सायंकाल तक, वो कहीं न कहीं वो आपके लिए औषधि का कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं लौकी। ये जो लौकी है, लौकी ये एक आम प्रचलित हमारी प्यारी सी सब्ज़ी है। हम सब इसका सेवन करते हैं और श्रद्धेय स्वामी जी ने तो इसको इतना प्रचलित कर दिया है कि आज हर कोई इस जो नहीं खाते थे वो भी इसका सेवन करने लग गए हैं। लेजिनेरिया सिसरेरिया इसका बॉटनिकल नाम है और लौकी के नाम से, बोटल गॉड के नाम से हम पूरे देश में इसको जानते हैं। इसको गुजराती में दूधी बोलते हैं। तो ये निश्चित रूप से पूरे विश्व में लगभग आज इसकी सब्ज़ी खाई जाती है और यह बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण भी है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बड़ी हुई लौकी है। इतनी बड़ी होने के बाद में भी ये पूरी कच्ची है, बहुत अच्छी है। इससे छोटे साइज़ में आप ये देख रहे हैं और इसमें आप इसके फूल भी देख रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये थोड़ी छोटी लौकी है और इसमें आप देख रहे हैं कि जिस लौकी के अंदर जैसे ये फूल खिलते हैं, इस फूल में फल नहीं होएगा, परंतु आप देख रहे हैं जैसे इसके अंदर ये आप देखिए ये छोटा सा फल है, इसकी लौकी है, लौकी के नीचे ये देखिए फूल है। तो ये लौकी बनेगी कल। तो लौकी जिसमें तैयार होना होता है वो पहले से ही वो लौकी एक छोटे रूप में आपको बेल में दिखाई देती है। जो अलग से फूल खिल जाते हैं उस फूल में वो सिर्फ फूल ही होता है,
यानी कि जो कोई हर कोई फूलने वाला फल नहीं बन सकता है, ये लौकी से आप सीख सकते हैं। हालांकि जो दूसरी सब्जियां हैं, जो तोरी आदि सब्जियां हैं, उनमें भी ये ऐसा ही होता है। तो ये लौकी जो है फल वाले में भी अंदर फूल होता है, परंतु सिर्फ फूल वाले में ये लौकी नहीं आती है। तो मैं इसलिए ये बताने जा रहा था कि ये प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हैं थोड़ी सी छोटी है, उसके बाद ये थोड़ी बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद में ये थोड़ी बड़ी है, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी है। ये कच्ची है, इससे थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो वो फिर पकने शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखें, लौकी निश्चित रूप से जो इंजेक्ट की होती है या जो बिना सीजन की होती है वो कड़वी होती है। काट करके जो लेने में मीठी हो, स्वादिष्ट हो, उस लौकी का हम सेवन करें तो वो सेवन करने से सब्जी के रूप में तो हम पूरे देशवासी इसका सेवन करते ही हैं। तो सब्जी के रूप में सेवन करने में थोड़ी सी सावधानी हम ज़रूर करें। यदि लौकी में यदि आप ज़्यादा मिर्च मसाला डालते हैं तो ये लौकी के अंदर क्षमता है पेट साफ करने की, ये आपके आंतों को देती है ताकत, इससे मिलती है आपको आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए इससे पूरा लाभ मिलता है। तो ज़्यादा मिर्च मसाले डाल देते हैं तो इससे इसका जो गुण है वह काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो लाभ की जगह इस अमृत को फिर आप कहीं ना कहीं इसको आप विकृत कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि सब्ज़ी में ज़्यादा मिर्च मसाला, हालांकि आज शहरों में थोड़ा फैशन जैसा भी हो गया है कि वाइल्ड वेजिटेबल, उबली हुई सब्ज़ियाँ, कम मिर्च मसाले की सब्ज़ियाँ आज लोग खा रहे हैं। फिर भी मिर्च मसाला भी, यह भी औषधियाँ हैं, इनको हमें औषधि के रूप में ही कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो उसको उबाल करके बड़े बड़े टुकड़े करके आप नमक और सामान्य मसाला डाल करके भी सेवन करते हैं तो ये बहुत स्वादिष्ट होती है। तो उस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। और लौकी के रायता आप सब जानते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। रायते के रूप में आप इसका सेवन करिए। लौकी का जो कोफ्ता है वो भी बहुत लोग खाते हैं। तो विविध व्यंजन लोग बनाते हैं और लौकी की खीर भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत सारे लोग उसको भी बनाते हैं। तो विविध व्यंजनों के रूप में लौकी का जो हलवा है वो भी आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे व्यंजन के रूप में चाहे आप हलवा बना लें, चाहे वो खीर बना लें, चाहे सब्ज़ी बना लें, चाहे कोफ्ता बना लें, चाहे रायता बना लें, लौकी के विविध व्यंजनों के द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का तो बच्चों के लिए जो नारा है कि लौकी खाओगे तो ऐसे ही तंदुरुस्त और लंबे हो जाओगे। वास्तव में यह लौकी देखने में भी प्यारी है, गुणों में भी बहुत ही प्रिय है। तो इसका आप सेवन करें। अब आइए औषधि के रूप में मैं आपको कुछ और प्रयोग बताने जा रहा हूँ। लौकी का जो प्रातःकाल यदि आप 1 कप इस लौकी का रस निकाल करके पीते हैं तो उस रस के सेवन से, जूस के सेवन से आपके एसिडिटी को कम करता है। एसिडिटी के अलावा जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, इंडाइजेशन है, उसके लिए वो लाभकारी है। और त्वचा की कांति को बढ़ाता है, जो स्किन की जो शाइनिंग है वो बढ़ने लग जाती है। तो जिनको सुंदर बनना है, जिनके फेस पर आप चाहते हैं कि सुंदरता आए, तो आप लौकी का रस निकाल करके 1 गिलास लगभग 200 ml आप लौकी का जूस का सेवन करें। और यदि आप उसमें यदि 1 सेब मिला देते हैं तो वो जूस और भी स्वादिष्ट बन जाता है। एक छोटा सेब और ये लौकी को काट करके, लगभग इसमें काफ़ी पानी की मात्रा होती है तो काफ़ी जूस निकल जाएगा। और यदि अच्छी साफ़ लौकी है तो इसके छिलके को ना उतारें, लौकी को आप गर्म पानी से, तेज़ अच्छा गर्म पानी करके गर्म पानी से इसको धोएं, अच्छी तरह से धो करके छिलका सहित इसके छिलके के साथ में इसके टुकड़े कर लें। क्योंकि ये छिलके के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो गर्म पानी में लौकी को धो करके छिलका सहित लौकी को क्रैश करके आप उसमें से जूस निकालिए और चाहें तो उसमें 1 सेब मिलाइए और आप सेवन करिए। लौकी के जूस में आप पुदीना की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ भी मिला सकते हैं। तुलसी पुदीना मिला करके लौकी का जूस का सेवन करते हैं तो उससे आपको आपके हार्ट के लिए भी ये बहुत लाभकारी है।
तो जो हृदय रोगी हैं, हृदय रोग में लौकी अत्यंत गुणकारी है, आपकी एसिडिटी के लिए अत्यंत गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इसका एक और गुण है, यह किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे कोई भी रोगी हो, वह भी इसका सेवन कर सकता है। और जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, भयानक एसिडिटी बढ़ी हुई है, वो तो इसका सेवन कर ही सकते हैं। जिनको कफ की शिकायत हो, कफ वाले रोगी भी यदि इस जूस में थोड़ी काली मिर्च मिला लें, क्योंकि थोड़ा सा यह शीतल होता है तो उससे कफ में भी लाभ होता है, शीतलता भी नहीं बढ़ेगी। कितनी भी भयानक गर्मी की बीमारी हो, उसमें भी आप लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं। और जिनको रुक रुक करके पेशाब होता हो, मूत्रकृच्छ जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी ये लौकी अत्यंत लाभकारी है। यदि आप सुबह 1 कप लौकी का जो जूस है उसको निकाल करके प्रतिदिन खाली पेट पीते हैं, हालांकि शाम को भी आप पी सकते हैं, शाम को 5-6 बजे तक आप इसको पी सकते हैं। रात्रि को लौकी का जूस ना पिएं, उससे सर्दी हो सकती है, तो आप सायंकाल को भी पी सकते हैं। बहुत ही लाभकारी तो है कि आप प्रातः काल इस जूस को पिएं, तो उससे आपको जो मूत्रकृच्छ की जो बीमारी है, जिनको पेशाब कम होता है, पेशाब खुल के होने लगेगा, इससे यूरिन पास होने लगेगी ठीक से, ये बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधि है आपके मूत्र रोगों के लिए। और जिनको, मेरे भाइयों को, जिन पुरुषों को स्वप्न दोष होता है, या जिन मेरी माताओं और बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, लिकोरिया के लिए भी यदि आप प्रातः काल नित्य प्रति लौकी के जूस का सेवन करती हैं, तो इससे लिकोरिया में आपको पूरा लाभ मिलेगा और स्वप्न दोष में लाभ मिलेगा। इससे आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, विषादीय तत्व हैं, वह बाहर निकल जाएंगे, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो वो लोग भी लौकी का नियमित रूप से आप सेवन करें। सब्जी के रूप में आप ले सकते हैं, सूप के रूप में भी आप ले सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा गुणकारी है, आप इसको जूस के रूप में ले लें। जो एनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उसके लिए जो व्हीट ग्रास है उसका रस निकालें, गेहूं का जवारा या गिलोय, तो गिलोय, गेहूं का जवारा और लौकी, और कुछ भी ना मिले तो लौकी और सेब का जूस निकाल के पीने से, जो आप यदि एनीमिक हैं, तो आपकी जो एनीमिया है, या जो माइनर थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं, जिनको हमेशा हीमोग्लोबिन 8-9 के लगभग रहता है, उन लोगों के लिए भी यह एक अमृत है, रामबाण है। हालांकि आज पूरा देश इस लौकी के सेवन से अभिभूत है, फिर भी मैं कहता हूँ कि इनके औषधीय गुणों को हम और अच्छी तरह से जान लें। और इसी तरह से मेरी माताएं और हमारी जो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भिणी हैं, गर्भ के समय जी मिचलाता है, उबकाई होती है, उल्टी होने को होती है, या यदि आप एनीमिक हैं, तो आपके लिए यह लौकी अमृत है, आपके लिए यह अत्यंत गुणकारी है, यह अत्यंत लाभकारी है, बहुत अच्छी है यह लौकी। तो आप इस लौकी का सेवन आप जूस के रूप में सुबह जूस निकालिए, और जूस निकाल करके फिर आप उसमें सेब मिला दीजिए, अनार का जूस भी मिला सकते हैं, मौसमी का जूस भी मिला सकते हैं, और दूसरे जूस में भी इसको मिला करके आप नियमित रूप से लें। फिर आप देखेंगे इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, और इससे जो आपकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो उन सब स्थितियों में किडनी के जो रोगी हैं, उन रोगियों के लिए भी, किडनी की यदि परेशानी स्टार्टिंग में है, आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने की स्थिति में है, या ब्लड यूरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में भी आप लौकी का सेवन शुरू कर दीजिए, तो वो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ने से रुक जाएगा। तो ये अत्यंत गुणकारी है यह लौकी, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो बच्चों, आप भी इसका सेवन करना, आप हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आप बुद्धिशाली हो जाएंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा, आपके शरीर में शिथिलता होगी। जिनको बहुत गुस्सा चढ़ता है, जिनको हमेशा तेज़ी और गर्मी बनी रहती है, वो लोग भी लौकी का सेवन करके शांत हो सकते हैं। इससे आपके शरीर की सात्विक ऊर्जा बढ़ेगी। आयुर्वेद के अंदर लौकी को सात्विक आहार कहा गया है। तो अपनी सात्विकता को बढ़ाते हुए, अपने रोगों को दूर करने के लिए, निरोग बने रहने के लिए
आप ज़रूर इस लौकी का सेवन करिए और पूरे देशवासी मेरे भाई बहन इस लौकी का सेवन करके, औषधि के रूप में लौकी का सेवन करके स्वस्थ रहें। यही हमारा संदेश विविध जड़ी बूटियों से, विविध औषधियों से, विविध दवाइयों से, विविध गोलियों से और हॉस्पिटलों से जो नहीं हो पाया, कई बार इस लौकी मात्र के सेवन से आप प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 सावधानियां ज़रूर ध्यान रखें। कभी भी लौकी का सेवन करते समय ये कड़वी लौकी का सेवन हरगिज़ न करना। कभी ऐसा मत सोचना कि थोड़ी कड़वी हुई तो क्या हुआ, क्योंकि डायबिटीज़ में शायद काम कर जाए। ऐसी भूल मत करना, क्योंकि कड़वी लौकी नुकसान कर सकती है। कड़वे तुम्बे का आप बिल्कुल भी भूल करके भी सेवन न करें। बिना सीजन की जो सब्जियां हैं उसमें कई बार कड़वी लौकी आती है, इसका आप बहुत ध्यान रखें। सीजन में तो इंजेक्ट करने वाली बात नहीं है, इस सीजन में इसके अंदर कोई केमिकल वाली ज़्यादा वो स्थिति भी नहीं है। बिना सीजन में कभी कभी ऐसा कर देते हैं। हालांकि ये 7-8 महीना बड़ी सुगमता से यह लौकी हमारे देश में सर्वत्र मिल जाती है और आराम से 1 बीघे ज़मीन के अंदर ही आप देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, थोड़ी सी जगह पर कितनी सारी लौकियाँ हैं। मैं कहता हूँ कि ये छोटी सी खेत के अंदर कम से कम इतने में ही 1-2 कुंटल लौकी हो जाती है। तो इसीलिए लौकी बहुत पैदावार देती है। तो मेरे किसान भाई लोग इसकी पैदावार बढ़ाएं, इसको प्राकृतिक रूप से बढ़ाएं, ये ज़रूरी है। और मेरे देशवासी इस लौकी का सेवन करके स्वस्थ रहें, यही हमारा संदेश है। और मेरे बच्चे लौकी खा करके लौकी की तरह से कितना स्वस्थ, और जिस तरह से इस लौकी के अंदर एक ग्लो है, एक शाइनिंग है, एक तेज है, इसी तरह से आप सब भी तेज से परिपूर्ण बने, यही हमारा आपके लिए संदेश है। यह लौकी अब मैं समझता हूँ कि आज के बाद आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये आपके लिए अब औषधि भी है। यह रक्त दोषों को भी दूर करता है। तो ये लौकी के द्वारा आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। ये जो लौकी की पत्तियां हैं ये भी गुणकारी हैं। जिन्होंने लौकी लगा रखी हों, इन कोमल पत्तियों की सब्जी भी बनती है। बंगाल में तो हमने देखा कि प्राय इस डंठल की, ये कोमल डंठल की भी सब्जी खाते हैं, ये बहुत अच्छी मानी जाती है वहाँ पर। इसी तरह से कोमल पत्तियों की भी सब्जी बन जाती है और इन कोमल पत्तियों को, इसका रस निकाल करके जिनको स्किन प्रॉब्लम है यदि उसमें लगाते हैं तो उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। ये जो लौकी की जड़ है, यदि इसको निकाल करके उबाल करके पीते हैं तो इससे पेशाब खुल के होने लगेगा और इससे मूत्रकृच्छ्र की बीमारी दूर हो जाती है और प्रोस्टेट और किडनी के लिए लाभकारी है। और लौकी के सेवन से पथरी भी नहीं बनती है। जो पथरी बनी हुई है, किडनी के पथरी को निकालने के लिए भी लौकी सहयोगी है। तो आइए इस लौकी के इन गुणों को हम जानें और जान करके आज से इस लौकी को बड़े प्रेम से इसका सेवन करें। तो कल तक के लिए दीजिए आप मुझे विदा। ज़रूर आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए, जिससे श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, रोग मुक्त विश्व, इस कल्पना को, इस स्वप्न को हम साकार कर सकें। स्वयं उस मिशन के अनुगामी होकर के, सिपाही होकर के दूसरों को भी हम इस मिशन के लिए प्रेरित कर सकें। यही आपसे मेरी प्रार्थना, यही आपसे मेरी आशा और यही इच्छा। कल फिर होंगे हम आपके बीच ठीक इसी समय आस्था चैनल पर। हमारे देश के अंदर परंपरागत रूप से ऋषियों ने आयुर्वेद को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वह हमारा रहन सहन हो, चाहे वह हमारी दिनचर्या हो, हर एक चीज़ में आयुर्वेद को रचाने और बसाने का प्रयत्न किया। हम नहीं समझ पाते हैं, यह एक भिन्न बात है। तो ऋषियों ने बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं
जो औषधियाँ हैं उनको भोजन का अंग बना करके एक भोजन के रूप में हम उसको नित्य प्रति अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। यह हमारी देश की खूबी है, यह विशेषता है कि हमारा देश आज जितने तरह के व्यंजन, जितने तरह के पकवान और जितने तरह के खाद्य पदार्थ, और वह खाद्य पदार्थ भी ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के पदार्थों का सेवन हमारे देश में किया जाता है, उस तरह से विश्व के अंदर किसी भी देश में नहीं किया जाता है। ये हमारी विशेषता है। तो उसी विशेषता के तहत जिस औषधीय पौधों को आज हम जिसको सिर्फ स्वाद बढ़ाने की दृष्टि से या हम भोजन की व्यंजन की मधुरता के लिए जिस पौधे के फल को हम प्रयोग करते हैं, उस फल का यह पौधा, इसमें जब फल आते हैं तो नीचे से निकल करके आते हैं, पुष्प ऊपर की तरफ आते हैं। इसका नाम है इलायची। यह छोटी इलायची का पौधा है। इसी तरह से इलायची दो तरह की होती है, हम सब जानते हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। तो आज हम दोनों इलायची के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये वास्तव में मसाले से लेकर के मिष्टान्न तक में, चाहे वह मिठाइयाँ बनानी हो, चाहे वो मसाला में डालना हो, हम इलायची का प्रयोग करते हैं बखूबी। सुबह उठ करके आपकी बनने वाली चाय हो या आपका बनने वाला किसी भी तरह का घर में पकवान हो, हर चीज़ में यह स्वाद को बढ़ाने के लिए, खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इस इलायची का प्रयोग करते हैं। इलायची वास्तव में खुशबू का पौधा है, स्वाद का पौधा है। स्वाद के साथ ही यह इलायची आपके पेट के रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जिनको मंदाग्नि हो, भूख कम लगती हो, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए इलायची एक महाऔषधि है। वास्तव में जितने भी हम दैनिक भोज्य पदार्थों में, खाद्यान्न में जिनका हम भक्षण करते हैं, प्रतिदिन हम सेवन करते हैं, उनमें जितने भी चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं, ऋषियों ने, आयुर्वेदज्ञ जो हमारे ऋषि लोग थे प्राचीन काल से, उन्होंने भोजन को मधुर सुस्वादु बनाने के लिए तो उनका प्रयोग किया ही था। उससे भी बढ़कर ऋषियों की कल्पना थी, यदि हम इनको आहार का अंग बना दें तो अनायास ही स्वाद के ही वशीभूत होकर के सही लोग रोग मुक्त होने में इन औषधियों का सहारा लेकर के अपने जीवन को खुशहाल और निरामय बना सकें। यह सारे मसाले हमारे जीवन को सुगंधित, पौष्टिक और रोगों से लड़ने के लिए ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ये भोजन बनाने की विधाएं थी। परंतु आज हम इन मसालों को सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम अधिकता से सेवन करते हैं। वास्तव में अति अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। और आज इतना ज़्यादा मसाला हमारे देशवासी प्रति वर्ष लाखों टन मसाला हम खा जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता जिन औषधियों से मिलनी थी, रोगों से मुक्ति जिन दवाइयों से होनी थी, और जिस जड़ी बूटियों से, जिन मसालों से हमें नया जीवन मिलना था, कहीं ना कहीं हमने उन दवाइयों से, उन मसालों से, उन सुगंधित और पौष्टिक पदार्थों से अपने रोग को बढ़ाने में, अपने बीमारी को पैदा करने में हमने उसको कारण बना लिया है। यह बहुत ही बड़ी एक दुखदाई और मैं कहूँ दुर्भाग्य की बात है। तो आइए हम इन मसालों के द्वारा भोजन की पौष्टिकता को ही नहीं, जीवन के सुस्वास्थ्य को भी हम बढ़ाने में सक्षम हो सकें। इसके लिए आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं इस इलायची के पौधे को।
इलायची मंदाग्नि में जिनको भूख कम लगती है, यदि आप छोटी इलायची को बहुत बारीक पाउडर करके थोड़ी मात्रा में या दाने के रूप में भी भोजन में डाल देते हैं तो इलायची भूख को बढ़ाती है। इलायची के साथ में एक टुकड़ा अदरक यदि आप करते हैं प्रयोग तो उससे भूख बढ़ती है। इस इलायची को यदि आप थोड़ी सी मात्रा में दूध में डाल करके भी खिला देते हैं तो इससे दूध में जो अफारा होने की संभावना है या इंडाइजेशन की जो संभावना है वह ख़त्म हो जाएगी। इससे दूध भी हजम हो जाएगा, इससे भूख भी बढ़ेगी और इससे आंतों को भी शक्ति मिलेगी। यह आंतों को भी लाभ देता है और जो हमारे अंदर आंतों के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। हालांकि आजकल बड़ी हमारे यहाँ फैशन है, बोले जी हम तो 2 ही रोटी खाते हैं जी, हमें तो भूख ही नहीं लगती है। परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि दिन भर कितनी बार खाते हो, क्या क्या चीज़ें खाते हो, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो भूख न बढ़ने वाली जो बात थी या भूख न लगने वाली जो चीज़ है, लोग कहते हैं बच्चों को लेकर के हमारे पास आते हैं, कहते हैं यह बच्चा खाता ही नहीं है, इसको भूख ही नहीं लगती है। तो यदि मैं पूछता हूँ बेटे भूख नहीं लगती है, बोला गुरुजी भूख तो लगती है पर वो भूख रोटी की नहीं लगती है। जो बाज़ार की चीज़ें हैं, तली भुनी हुई जो चीज़ें हैं, इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए भूख लगती है। तो ऐसी भूख वो हमारे वास्तव में चाहे भूख लगती हो पर हमारी जो वास्तविक भूख है, जो स्वास्थ्य रूपी जो भूख है, उसको वह मिटाने का ही कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। बचपन में आप आदत डाल देते हैं बच्चों को विविध तरह के आजकल चॉकलेट हैं बाज़ार के अंदर, पिज़्ज़ा बर्गर जैसे जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, जो हैवी फूड हैं, तले हुए पदार्थ हैं, उनके प्रति बच्चों को आदत हम ही डाल देते हैं। एक बात मैं अपनी माताओं से बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माताएं और मेरी बहनें इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को बचपन में जो चीज़ सेवन कराया जाता है, आप बच्चों को दूध पीने की आदत डालिए, ज़िंदगी भर वह दूध पीने के लिए उसकी एक अभिरुचि बनती है। बचपन में आप बच्चों को घी खाने की आदत डालिए, बचपन में बच्चों को हरी सब्जी खिलाने की आदत डालिए, बचपन में आप जितने भी हमारे भारतीय व्यंजन हैं, रोटी और साग दाल भात, इनकी आप आदत डालिए। जीवन भर वो भोज्य पदार्थ के प्रति उस बच्चे की अभिरुचि बनी रहती है। बचपन में ही आप अनायासी अनजाने में ही सही आप जंक और फास्ट फूडों की अभिरुचि, नूडल्स की अभिरुचि बच्चों को डाल देते हैं। बाद में फिर आप चाहते हैं कि हरी सब्जियां खाएं, वह दूध पिएं। मैं अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो छोटे छोटे बच्चों को वो आधा आधा 1-1 किलो दूध पिला देते हैं। वह दूध डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। और जो बचपन में दूध नहीं पीते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे, हमारे यहाँ आते भी हैं अतिथि लोग, क्षमा करेंगे, वो चाय तो पी सकते हैं यदि हम ला करके रख दें दूध का गिलास, आचार्य जी पेट खराब हो जाएगा, नहीं हजम होता है। इसके लिए ज़रूरी है बचपन से ही बच्चों को उन आदतों को आप डालें, ये बहुत ज़रूरी है। उन आदतों से आप पाएंगे कि बच्चों की जो ज़िंदगी है, बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम है, बच्चों को इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वह बनी रहेगी, उससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इलायची एक और काम करती है, जो भाई हमारे जो अनायासी गुटखा, तंबाकू, पान मसाला या खैनी खाने की जिनकी आदत पड़ गई है, यदि वो छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटी इलायची के दाने और 1 आध लौंग, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़ा, हल्का सा भुना हुआ सौंफ और थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी मात्रा में आप अपने हिसाब से रेशो बना लें। प्रातः सायं आप इसका प्रयोग करें। यह बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है। जो थोड़ा कड़वी चीज़ को खाने में पसंद करते हों, क्योंकि मसाला कोई स्वादिष्ट नहीं होता है, वो तो बहुत ही घटिया और बड़ी उसकी गंध ही इतनी घटिया होती हो जिस चीज़ की, वो कहीं स्वादिष्ट होती हो, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि हमने नहीं चखा
पर हाँ, कभी कभी जो मेरे भाई बड़ी मेहरबानी कर देते हैं, वो पान मसाला गुटखा खाए हुए लोगों के पास में कभी निकलना पड़ता है, कभी सभा मीटिंग में उनके सामने बात करनी पड़ती है, तो उसकी गंध ही बहुत उग्र होती है। ऐसी उग्रता वाली, इस तरह के जो भयानक व्याधियों को उत्पन्न करने वाली चीज़ों से हम बचते हुए जब हम नशा को ज़िंदगी में अपनाते हैं, तब शायद हमें पता नहीं चल पाता है, परंतु जब हमें होश आता है, जब हम सोचते हैं कि हमें नशा से मुक्त होना चाहिए, ये गलत आदत है, तब तक हम शायद नशा से इतने जकड़ चुकते हैं कि हम फिर अपना पिंड भी छुड़ाना चाहते हैं, तो नशा मृत्यु का पाश बन करके हमें ऐसे जकड़ लेते हैं कि मौत के बाद ही फिर उस नशा से कहीं मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए उन नशा से बचने के लिए यह ज़रूरी है जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करें। यह बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है। कोई शराब पीता हो, शराबी से आपको शराब छुड़ाने की, कई मेरे पास ऐसे भी भाई लोग आते हैं, वो कहते हैं आचार्य जी शराब पीने की आदत तो लग गई, हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। हम सिगरेट पीने की आदत तो हो गई है, हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं आज एक बहुत ही अचूक और रामबाण औषधि बताने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यानपूर्वक सुन करके अपने परिवार में और अपने पड़ोस में, अपने घर के आसपास में ऐसे लोगों को उनका प्रयोग बताएं, जिससे मैं समझता हूँ इससे देश का बहुत बड़ा हित हो जाएगा। परिवार टूटने से बचेंगे, देश और समाज में विकृतियाँ बढ़ने से बचेंगी। हम जानते हैं कि जो शराब है वह वास्तव में बहुत हानिकारक है। तो इसके लिए आप जिनको शराब छुड़ाना हो उनके लिए एक प्रयोग इलायची और अजवाइन का। अजवाइन थोड़ी सी कड़वी जरूर होती है, परंतु अजवाइन के अंदर वह क्षमता है कि जितने भी तरह के जो नशेड़ी लोग हैं, उन नशेड़ियों को नशा छुड़ाना हो तो वह अजवाइन एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो अजवाइन आप ले लें, लगभग 250 ग्राम अजवाइन में मुश्किल से आप 5 ग्राम इलायची डाल दें। आप लगभग 2 किलो पानी में उस अजवाइन को पका लें। जब पक करके बच जाए लगभग मुश्किल से आधा किलो पानी, उसको छान करके शीशी में भर करके रख लें। जब भोजन करें, जो शराब पीने वाले मेरे जो भाई हैं, वो उस टाइम पर यदि 1 कप की मात्रा में लगभग 200 ml उस पानी को पीते हैं प्रातः सायं, तो एक तो इससे शराब पीने की जो इच्छा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, इससे भी बड़ा जो लाभ होने वाला है, वो शराब की वजह से किसी भी कारण से आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन है, अफारा है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, जो अफीम का सेवन करते हैं, उसमें भी यह अजवाइन का पानी इलायची मिला हुआ आपको देगा पूरा लाभ। यह बहुत ही दिव्य अचूक प्रयोग है इलायची और अजवाइन का। अफारा से, शराब से, इस तरह के भयानक नशा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इलायची एक और काम करती है। बड़ी इलायची के जो दाने हैं उसको पाउडर करके यदि आप अर्जुन का काढ़ा, अर्जुन की छाल के अंदर थोड़ी सी इलायची डाल करके उबाल करके यदि प्रातः सायं आप पीते हैं तो आपको मिलेगी हृदय रोग से मुक्ति। एंजाइना पेन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए यह इलायची बहुत रामबाण है। और जिसको किसी भी तरह से कोई भी सर्दी जुकाम कफ की शिकायत हो, उसके लिए भी तुलसी के पत्ते, लौंग और बड़ी इलायची को कूट करके आप पका करके उसको पीते हैं काढ़ा बना करके, तो वह भी बहुत ही दिव्य प्रयोग है। यह भूख को बढ़ाने के साथ साथ में यह सर्दी जुकाम कफ रूपी जितने भी जो विकार हैं उसको वह ठीक करती है। इसके अलावा आप इसका प्रयोग, जिनको मुंह में ज़्यादा लार बनते हो, बार बार लाला स्राव होता हो, उसके लिए भी यह इलायची बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। इलायची, इसके अलावा आप इसका प्रयोग जिनको, तो आपको भूख को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, नशा से मुक्ति के लिए, और आप इसका प्रयोग करिए अपने हृदय रोगों के लिए। यह एक, इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ती है, इससे आपके शरीर में सुगंधि भी आने लगती है जिस तरह से। और जिनको पेट में अफारा हो, जो बार बार जिनको लैट्रिन जाने की शिकायत होती हो,
बेल की चूर्ण में सूखा हुआ जो बेल है उसका पाउडर कर लें। 10 ग्राम पाउडर में 1 ग्राम यदि सिर्फ इलायची का पाउडर मिला दें और उसको शाम आप सेवन करें तो इससे आपके पेट का अफवारा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका प्रयोग जिनको नामर्दी या नपुंसकता है, यदि आप तुलसी के बीजों में तुलसी का बीज और बला के बीज और इलायची मिला करके यदि पाउडर बना करके प्रातः सायं करते हैं सेवन, उससे फिर आपको मिलेगी शरीर में पुष्टि, ताकत और प्रदर जैसे बीमारी से भी मुक्ति और नपुंसकता जैसी जो नामर्दी जैसी भयानक कमजोरी से मुक्ति। तो आइए आज से हम इस इलायची का प्रयोग हम अपने सिर्फ मसालों में ही नहीं औषधि के रूप में भी करना प्रारंभ कर दें। अपने परिवार को, देश और समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोगी बने। इस इलायची के पौधे को आप चाहें तो अपने घर में भी इसको गमले में लगा सकते हैं। हालांकि यह एक हाइट पर, ऊंचाई पर ही यह फल देती है इलायची, क्योंकि हमने देखा सिक्किम वगैरह के क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ 4-5 हज़ार की जो हाइट है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये होती है। हालांकि अभी उत्तराखंड में भी, उत्तरकाशी के आसपास में भी इस तरह की खेती प्रारंभ हो चुकी है। तो घर में ही यह चाहे फल ना भी दें, ये पौधा आपको याद दिलाएगा मैं सिर्फ मसाला नहीं हूँ, मैं औषधीय पौधा भी हूँ। देखने के लिए सुंदर है, इसके फूल को आप देख सकते हैं, देखने में कितना अच्छा लगता है। आजकल इसी तरह से इलायची लिली के नाम से इलायची के पौधों के जैसे ही पौधे में सिर्फ वो एक सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल के रूप में, उसको फूल के रूप में, बड़ी इलायची का भी इसी तरह से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। पर आपको जो है यह नर्सरी में उपलब्ध हो जाएगा। आप लाएं और इस सुंदर पुष्प को अपने घर में स्थान दें, जिससे आपको इलायची के गुणों से भरपूर आपको लाभ मिले और स्मृति में, स्मरण में रहे इलायची। इलायची बस जाए और खुशबू और सुगंधितमय आपका जीवन बन जाए। तो आइए इस इलायची को हम अपने घर में हमने स्थान दिया हुआ है, किचन में स्थान दिया है, पर हमने सिर्फ मसाले के रूप में दिया है, सुगंधित और मिष्टान्न को पौष्टिक बनाने के लिए दिया है। हम आज से औषधि के रूप में भी इसको स्थान दें। औषधि के संदर्भ में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिस पौधे के विषय में आप भली भांति परिचित हैं। यह गन्ना, और इस गन्ने की मिठास को वह हमारे देश में कौन होगा जो इसको नहीं जानता हो। वास्तव में यह गन्ना मिठास से परिपूर्ण तो है, मिठास के साथ साथ में यह औषधीय गुणों से भी भरपूर है। तो हम आज चर्चा करेंगे इस गन्ने की मिठास के साथ में इस गन्ने की औषधीय गुणों के संदर्भ में। इसको सेकेरम ओफिसेनेरम बोलते हैं। सेकेरम ओफिसेनेरम इसका बॉटनिकल नाम है और शुगर केन के नाम से हम जानते हैं। शुगर केन, गन्ना, ईख, ऊख, यह इसके विविध नाम हैं। इस गन्ने को देश में कौन नहीं जानता, चाहे वह साउथ का, दक्षिण का, सुदूर भारत का क्षेत्र हो, चाहे वह पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो। हालांकि पूर्वोत्तर में थोड़ी सी गन्ने की खेती कम होती है, चाहे वह यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और यह हरियाणा और पंजाब का प्रदेश, जहाँ गन्ना बहुत मात्रा में लगाया जाता है। राजस्थान में भी, वैसे तो पूरे देश में गन्ने की खेती होती है और हम सभी इसके मिठास से बखूबी परिचित हैं। और यह आम अवधारणा भी है कि लोग ऐसा कहते हैं कि पीलिया है तो मूली खाओ, गन्ने का रस पियो। वास्तव में पीलिया के लिए गन्ने का रस बहुत ही गुणकारी है। तो जिनको पीलिया हो वह गन्ने का रस
पी सकते हैं। और गन्ने का रस पीने के लिए जो आप जाते हैं बाज़ार में, कई बार वह रस गुणों से परिपूर्ण नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि फिर हम गन्ने का रस कैसे पिएं। यदि आप बाज़ार में गन्ने का रस निकालते हैं, पहले मशीन को साफ़ करा करके अपनी आँखों के सामने उस रस को आप निकाल करके आप पिएं, तो तब आपके लिए गन्ने का रस, उसमें थोड़ा सा डाल दें पुदीना, तो आप देखेंगे वो डाइजेशन सिस्टम के लिए भी, पुदीना और अदरक डाल देने से गन्ने का रस सुपाच्य हो जाता है, पाचक हो जाता है, और आपके पीलिया के लिए भी वह बहुत ही लाभकारी होता है। लीवर की परेशानी के लिए यह गन्ने का रस बहुत ही मुरीद है, बहुत ही गुणकारी है। और यह गन्ने का जो रस है, यदि आपको पीलिया की शिकायत है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक छोटा सा गन्ना अपने हाथ में लिया हुआ है, इस तरह से इस गन्ने का बाहर के छिलक को उतार करके आप चाकू से, छुरी से या किसी भी साधन से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकाल करके आप इसको रात को घर के छत में रख दीजिए। घर के छत में रात भर ओस में रखा हुआ जो गन्ना होता है, यदि आप सुबह उठ करके खाली पेट उसको चूसते हैं, गन्ने को खाली पेट चूसने से जो बीमारी है, कमला रोग जो है, पीलिया का जो रोग है, वह बहुत ही जल्दी ठीक होता है। यदि आपका बढ़ा हुआ है बिलिरुबिन और बढ़ा हुआ है आपका SGOT, SGPT, तो आप देखेंगे सुबह खाली पेट, रात को, शाम को छत में रख दें गन्ने को और सुबह इस गन्ने को चूसें। कुछ दिन इस गन्ने को चूसने से आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ होगा। तो पीलिया, कमला रोग के लिए ये गन्ने का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। और यह गन्ना जो है, यदि भोजन से पहले थोड़ा सा आप गन्ने को चूस लें, तो भोजन से पहले चूसा हुआ गन्ना बढ़ाता है आपकी भूख को और आपकी पाचन शक्ति को करता है यह ठीक, बहुत ही लाभकारी है। तो यह भोजन से पहले थोड़ा सा गन्ना चूसना चाहिए, उससे अच्छा। और भोजन के बाद चूसा हुआ गन्ना आपके भोजन का पाचन भी करता है, ये बहुत ही लाभकारी है। भोजन से पहले हालांकि आप बहुत ज़्यादा गन्ना ना चूसें, ज़्यादा गन्ना चूसेंगे तो भूख खत्म हो जाएगी, यदि कम गन्ना चूसेंगे तो भूख बढ़ेगी। और भोजन के बाद यदि थोड़ा उचित मात्रा में गन्ना चूसेंगे तो वह आपके भोजन का पाचन भी करेगा, बहुत ही गुणकारी है गन्ना। और इस गन्ने का जो हमारे यहाँ पंचतृणमूल होता है आयुर्वेद के अंदर, जो उनके अंदर यह गन्ने की जो जड़ है उसका भी प्रयोग है। गन्ने का जड़ के विषय में आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही वर्णन है। हालांकि हम सामान्यतया इस गन्ने को गन्ने के संदर्भ में जानते हैं, गन्ने से बनने वाले हम चीनी के विषय में जानते हैं, गन्ने से बनने वाले गुड़ के विषय में जानते हैं, गन्ने से बनने वाले सिरका के विषय में जानते हैं, गन्ने से बनने वाला जो शक्कर और खांड है हम उसके विषय में जानते हैं। परंतु गन्ने की जड़ वह भी बहुत ही गुणकारी है। गन्ने की जो जड़ होती है, यदि आप उसको निकाल करके, सूखा करके, साफ करके, टुकड़े करके रख लें, और वह आपकी किडनी रोगों के लिए, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, उसके लिए गन्ने की जड़ बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। तो उसके लिए आप गन्ने की जड़ को निकालिए, निकाल करके लगभग 10 ग्राम जड़ को आप पकाइए 400 ग्राम पानी में, पका करके जब बच जाए 100 ग्राम आप पीजिए छान करके। तो आप देखेंगे जो आपकी पेशाब की परेशानी है और जिन भाई बहनों को किडनी की परेशानी है, उस गन्ने की जड़ के अंदर आप डाल सकते हैं नीम की छाल और पीपल की छाल। नीम छाल, पीपल छाल और गन्ने की जड़, यदि तीनों चीज़ों को आप मिला करके पीते हैं तो आपको लाभ होगा तुरंत किडनी की परेशानी में। और एक बहुत ही लाभकारी दूसरा प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट, सही है कि वो गन्ना नहीं चूस सकते हैं क्योंकि गन्ना मधुर और मीठा होता है, परंतु डायबिटीज़ की वजह से जो उनको यूरिन की प्रॉब्लम है या उसका जो डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, तो गन्ने की जड़ का काढ़ा बना करके पीने से निश्चित रूप से ठीक होता है। सामान्यतया ऐसा कहा जाता है कि जो औषधि जिस चीज़ के लिए, जैसे कोई हानिकारक कोई द्रव्य है कहीं पर, तो यदि उसके आसपास में यदि आप ढूंढेंगे तो उस औषधि के दुष्प्रभाव को रोकने की जो चीज़ें हैं वो भी प्रकृति ने वहाँ बनाई हुई है। तो मैं कहता हूँ कि गन्ने से शुगर जैसी जो बीमारियाँ हैं, मधुमेह है, जहाँ पर मिठास अलग से सेवन नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति में उस मिठास जन्य रोग को दूर करने के लिए भी गन्ने की जो जड़ है वो बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी हैं। तो जो किडनी के रोगी हैं, जो मेरे भाई बहन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से परेशान हैं, वो लोग ये सहज सुलभ चीज़ें हैं। आप गांव से गन्ना मंगाते हैं, गन्ने वाले से आप गन्ने की जड़ भी मंगाइए, उस जड़ का आप काढ़ा बना करके पीजिए, फिर देखिए कितना वह प्रभावकारी है।
जो मूत्र कृच्छ्र के जो रोगी हैं, जिनको यूरिन रुक रुक करके आता है, खुल करके पेशाब नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी यह गन्ने की जो जड़ होती है, उस जड़ को यदि आप निकाल करके 8-10 ग्राम की मात्रा में लेकर के एक समय के लिए 10 ग्राम चाहिए, लगभग 400 ग्राम पानी में उबालिए, बच जाए 100 ग्राम, आप छान करके पीजिए। फिर आप देखेंगे जो आपकी पेशाब की जो समस्या है, गन्ने की जो जड़ है, वह निश्चित रूप से ख़त्म कर देगी। और जिनको मूत्र कृच्छ्र है और डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, वो लोग गन्ने का नित्य प्रति सेवन करके कुछ समय पर आप गन्ने को चूसिए, तो उससे निश्चित रूप से जो मूत्र कृच्छ्र की बीमारी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखिए, गन्ने को जब आप चूसते हैं तो आप देखते हैं कि दांतों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छी तरह से दांतों की मालिश होती है। तो दांतों की मालिश करने के लिए, दांतों की एक्सरसाइज के लिए भी आप सुबह या गन्ने के सीज़न में, चाहे बड़ा गन्ना नहीं, एक छोटा गन्ना सही, आप ज़रूर चूसें। फिर आप देखिए आपके स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ता है कितना। बहुत ही लाभकारी चीज़ है और ये प्राकृतिक मिठास से परिपूर्ण है। आप चीनी खाएंगे, चीनी नुकसान करेगा, क्योंकि चीनी बनाते समय बहुत सारी प्रक्रिया से हम बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, न जाने और क्या क्या चीज़ उसमें मिलाया जाता है। स्वाभाविक जो प्राकृतिक मिठास युक्त जो गन्ना है, उसका आप ज़रूर सेवन करिए। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और बात करते हैं अब इसके निकलने वाले रस के संदर्भ में। रस को मैंने जैसे कहा कि हम लोग पीते हैं कि लीवर के लिए अच्छा होता है, या स्वाद के लिए भी पीते हैं। गर्मी में वो प्यास को शांत करने वाला भी होता है। इसके अतिरिक्त यदि गन्ने के रस को आप एक चिकने वाले मिट्टी के बर्तन में रख करके उसको मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं, तो 10-15 दिन के अंदर वह एक सिरके का रूप धारण कर लेता है। उसको बाद में उसको छान करके, हालांकि ध्यान रखें कभी कभी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े न पड़े, यदि पानी का अंश उसमें नहीं है तो कीड़ा नहीं पड़ेगा। और दूसरा उपाय ये है कि उसको आप उबाल करके आधा उबलने के बाद में उसको मिट्टी के नीचे दबा दें। दबाने के बाद में वह तैयार हो जाएगा। 15-20 दिन के अंदर उसको आप बाहर निकाल करके छान करके रखें। छान के रखने के बाद में 20-25 ग्राम जो रस है उसके अंदर थोड़ा सा सौंठ और थोड़ी सी काली मिर्च और ये मिला करके आप करिए सेवन। उससे आपका जो इंडाइजेशन है, पेट की जो समस्या है, वह हो जाएगी ठीक। भोजन के साथ आप कर सकते हैं इसका सेवन। और इसके अतिरिक्त गुड़ के विषय में, गुड़ को हम जानते हैं कि गुड़ बहुत ही गुणकारी होता है, विशेष करके जो बिना मसाले का बना हुआ गुड़ हो, क्योंकि आजकल हम हर चीज़ में रूप को ढूंढते हैं। हम खाने की चीज़ों में भी रूप को तलाश करते हैं, तो रूप को नहीं, हम रूप के साथ में गुण की तलाश भी शुरू कर दें। जो गुड़ है उसके अंदर जो गुण हैं वह उसके रूप में नहीं, वह उसके बिना केमिकल के जो हम बनाते हैं, चाहे रूप में वो बहुत रूपवान भी ना हो, वह बहुत ही गुणकारी होता है। तो भोजन के बाद गुड़ खाने की परंपरा हमारे देश में अनेक प्रांतों में, अनेक लोगों में प्रचलन में है। वो बहुत ही भोजन को बढ़ाता है। और एक गिलास दूध पी करके थोड़ा सा गुड़ खा लें तो दूध का स्वाद भी बढ़ जाता है, पाचन भी हो जाता है। और दूध में यदि शक्कर मिला करके पिएँ तो उसका तो कहना ही क्या, तो बहुत ही लाभकारी है। और दूध में शक्कर मिलाने से शायद बहुत कम लोगों को पता है कि यह शुक्र को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है, आपकी ताकत को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। दूध के अंदर यदि आप डाल करके पीते हैं शक्कर या गुड़, तो बहुत ही लाभकारी होता है। परंतु गुड़ बिना मसाले वाला हो तो और भी गुणकारी होता है, क्योंकि उसको शोधन करने के लिए, गुड़ सुंदर बने इसके लिए प्रयोग किया जाता है केमिकल का। उस केमिकल से आप बचिए। और शुद्ध ऑर्गेनिक गुड़ हो तो और अच्छा। यदि ऑर्गेनिक नहीं भी है गन्ना, तब भी आप उस गन्ने से निकला हुआ बिना मसाला मिला हुआ गुड़ का आप कर सकते हैं सेवन। गुड़ तो गुड़ है ही है। यदि मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद के अंदर उस गुण का क्या वर्णन है और कितना गुणकारी है, तो मैं आपको एक दो कुछ प्रयोग जरूर बताना चाहूँगा। जो जूट का कट्टा हो, उसका नहीं, सीमेंट प्लास्टिक का नहीं, जूट का जो कट्टा हो, जिस कट्टे के अंदर यदि गुड़ रखा जाता है, 2-3 साल 1 साल गुड़ रखने के बाद में वो गलना भी शुरू हो जाता है। गुड़ यदि सही जगह पर नहीं रखें तो पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलने के बाद में वो कट्टा जैसे 1-2 साल के बाद थोड़ा गलने का टाइप का जो कट्टा होता है, यदि उसको आग में जला करके उसके राख बना करके, यदि उस राख का भी 2-2 ग्राम राख लगभग यदि करते हैं शहद के साथ सेवन, तो जो माताओं को रक्त प्रदर है, जो श्वेत प्रदर की बीमारी है, भयानक प्रदर रोग में पुराना गुड़ का कट्टा, जूट का कट्टा जला करके राख बना करके सेवन करने से ही तुरंत लाभ हो जाता है। और जिनको लगे हों दस्त, उस दस्त के लिए भी पुराना गुड़ का कट्टा, जूट का कट्टा जला करके आप उस राख का सेवन करें तो देखेंगे कि दस्त भी हो जाते हैं तुरंत बंद।
आप देखिए कितना चमत्कारिक, कितना सरल प्रयोग है। तो जहाँ गुड़ रखे जाते हैं वहाँ से पुराने कट्टे आप उठा करके ला करके जला करके राख बना करके शीशी भर के रखिए, आप बन जाते हैं वैद्य। बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। इसके अतिरिक्त गन्ने का रस भी जिनको जो एनीमिक हैं, जिनको पीलिया है, जिनको लीवर की परेशानी है, गन्ने के जूस के अंदर अनार का जूस मिला करके पी सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपकी जो रक्त की मात्रा है एकदम तुरंत बढ़ जाएगी। बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है गन्ने का आपका यह जूस। और गुड़ के संदर्भ में मैं आपको बता रहा था कि गुड़ आयुर्वेद के बहुत सारे औषधियों में प्रयुक्त होता है। हमारे यहाँ जितने भी आसव आरिष्ट बनाए जाते हैं अपने आश्रम के अंदर भी बनने वाला, चाहे वो अश्वगंधा अरिष्ट हो, चाहे वो सारस्वता अरिष्ट हो, चाहे वो अशोका अरिष्ट हो, चाहे वो कुमारी आसव हो, कोई भी आसव और आरिष्ट है उसका जो मिठास के लिए जो डाला जाता है वो गुड़ ही डाला जाता है। और मेरे को ये बताते हुए आज खुशी है कि हमारे यहाँ जितना भी गुड़ डाला जाता है वो सारा गुड़ टोटल बिना केमिकल वाला होता है, देसी स्टाइल से बनाया हुआ होता है। और इस बार तो हमने प्रयत्न किया और हमने अपना ऑर्गेनिक गन्ना उगाया। उस ऑर्गेनिक गन्ने से हम गुड़ बनाएंगे और शुद्ध देसी गुड़ होगा, उसको डाल करके हम आसव और आरिष्ट बनाएंगे। तो जितना गुणकारी गुण होता है उतना ही ज़्यादा गुणकारी आसव और आरिष्ट आयुर्वेद के होते हैं। पेट के रोगों के लिए आसव आरिष्ट जितने भी हैं, जैसे कुमारी आसव हो गया, पुनर्नवारिष्ट हो गया, ये सारे जितने भी आसव और आरिष्ट हैं वो सभी पेट के लिए विशेष करके प्रभावशाली होते हैं। तो पेट के लिए टॉनिक के रूप में, लीवर टॉनिक के रूप में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लीवर टॉनिक के रूप में हम क्या सेवन करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको यदि आयुर्वेद की किसी भी फार्मेसी का बना हुआ बहुत ही बढ़िया आसव और आरिष्ट मिले, दूसरे तो लाभ करता ही है, पेट के लिए वह बहुत ही गुणकारी और लाभकारी होता है, उसका आप कर सकते हैं सेवन। तो हम भी शुद्ध ऑर्गेनिक गुड़ के द्वारा बनाते हैं आसव आरिष्ट, तो आश्रम के आसव आरिष्ट का भी आप कर सकते हैं सेवन। और गुड़ यदि आप उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला दें, काली मिर्च पीस करके, काली मिर्च और अदरक का पाउडर करके यदि गुड़ को आप थोड़ा सा मिला करके गोली बना करके रखते हैं या 1-2 ग्राम सेवन करते हैं, चूसते हैं, तो आपकी खांसी के लिए बहुत ही रामबाण है, खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और यदि मान लीजिए आपको, जैसे मैंने बताया कि लगे हुए हैं भयानक रूप से दस्त, रुक भी नहीं रहे हों, तो उस गुड़ के अंदर थोड़ा बेल का पाउडर मिला लें, बेल का पाउडर और थोड़ा सा गुड़ सेवन करें, तो उससे आपका पेट हो जाता है सेट और उसकी जो परेशानी है वो हो जाती है दूर। तो पेट के रोगों के लिए और आपकी शारीरिक कमजोरी के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि गुड़ और शक्कर डाल करके दूध पीने से शक्ति बढ़ती है। और जिनको खांसी है तो आप खांसी के लिए एक और अच्छा, जिसका गला बैठा हुआ है, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी औषधि बताता हूँ। गला बैठा हुआ है, आप अच्छा सा गन्ना ले लें, उस गन्ने को टुकड़ा करके अग्नि में डाल दें। जिस तरह से आप उसको शकरकंदी को भूनते हैं, इसी तरह से इस गन्ने को थोड़ा सा भूनने के बाद उस गन्ने को चूसेंगे तो आप पाएंगे तुरंत आपका जो गला है, बैठा हुआ बंद गला है, वह गला खुल जाएगा और उससे आपकी आवाज़ हो जाएगी सुरीली और आपका शरीर होगा तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट। तो आपके शरीर के ताकत को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर को कमजोरी को दूर करने के लिए, पेशाब के रोगों को ठीक करने के लिए और आपके किडनी जैसे व्याधियों को दूर करने के लिए ये भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण है यह गन्ना। निश्चित रूप से आप इस गन्ने के गुणों के मुरीद हो जाएंगे। और गन्ने के सेवन के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रतिदिन गन्ना आप बैठ करके चूसें। यदि घर के सारे लोग बैठ करके छत में या धूप में कहीं भी बैठ करके प्यार से दिन में गन्ना चूसें, प्यार भी पनपेगा, दांत भी मजबूत हो जाएंगे, दांतों की मालिश होगी, मसूड़ों की मालिश होगी, दांतें भी अच्छे हो जाएंगे, आंतें भी अच्छी हो जाएंगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। इस गन्ने के रस का और गुड़ का सेवन आप ज़रूर करें। मिश्री गन्ने से ही बनाया जाता है। मिश्री के विषय में, मिश्री तो बहुत सारे औषधि में मिलाया जाता है और वह गुणवाही होता है। उसके द्वारा जो औषधि के जो गुण हैं वह बढ़ते हैं, वह हम सबको पता है। तो इस विविध रूप में यह गन्ना सिर्फ हमारे को जीव के मिठास को ही नहीं देता है, ये जीवन के मिठास को देता है। तो आइए जीवन की मिठास को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को रोग मुक्त करने के लिए हम गन्ने का सेवन करें और देश की समृद्धि को बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को सुस्वास्थ्य बनाएं और निरोग बनाएं। तो कल फिर हम आपको बताएंगे एक और इस तरह के खाद्यान्न के औषधीय गुणों के संदर्भ में। देखते रहिए, निश्चित रूप से
आपके ज्ञान की अभिवृद्धि होगी और इस विधा को जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है वो अवश्य पूर्ण होगा।